औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट इन केमिस्ट्री मिस्ट्री विद अंबरजान। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ लें। अच्छा स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है एफएससी का चैप्टर नंबर 5। आज जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक लेकर आई हूँ वो है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। यानी बोहर्स ने एक मॉडल पेश किया जो कि एटम से रेलिवेंट था। अब इससे पहले हमने क्लासिकल थ्योरी के बारे में पढ़ा जिसमें कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द जो होते मूव करते रहते हैं और फाइनली दे फॉल ऑन द न्यूक्लियस में फॉल कर जाते हैं। इट मीन दे शो डैट द एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स है, जबकि ये एक ड्रॉबैक था जो कि रदरफोर्ड ने दिया। उसके बाद प्लांक्स ने अपनी एक थ्योरी पेश की जो कि रेवोल्यूशनरी थ्योरी के तौर पे, एक इनकलाबी थ्योरी के तौर पर सामने आई थी। प्लांक्स ने जो मेन चीज़ को एक्सप्लेन किया था, उसकी जो मेन चीज़ थी वो थी एटम। यानी एटम जो हैं वो एनर्जी को, रेडिएशंस को एमिट कैसे करते हैं, एब्जॉर्ब कैसे करते हैं। प्लांक्स ने रिलेशनशिप एनर्जी का, वेवलेंथ का, वेव नंबर्स का ड्रॉप करके आप लोगों को ड्राइव करके दिखाया था। उसके बाद बोहर्स ने उसी के फुट स्टेप को फॉलो अप करते हुए एटॉमिक थ्योरी में एक अपनी थ्योरी को पेश किया जो कि बेस करती है प्लांक्स पर। उसने प्लांक्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया और यूज़ करके अपनी एक थ्योरी दी एटॉमिक मॉडल के ऊपर। ही प्रोपोज्ड दैट उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है, बेटा याद रखिएगा कि बोहर ने जितना भी काम किया था वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए किया था, इसलिए उसने एग्जाम्पल भी जो पिकअप की है वो हाइड्रोजन एटम की है। उसने वो वाला एलिमेंट सेलेक्ट किया है जिसके पास है ही एक इलेक्ट्रॉन, जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ताकि वो एक इलेक्ट्रॉन के एक्चुअली बोहर मूव करे विद सिंप्लिसिटी, सादगी के साथ। उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, उसने कहा जितनी कॉम्प्लिकेशन होंगी उतना उसको रीड आउट करना, उसको स्टडी आउट करना मुश्किल है। उसने इसलिए सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले आइटम को सिलेक्ट किया जो कि हाइड्रोजन आइटम था। उसके अकॉर्डिंग इसने कहा कि जो इसका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना वो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल पर है, ठीक है, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल पर। यानी जिस एरिया में वो मूव कर रहा है इट एग्जिस्ट इन अ सर्टेन परमिटेड क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। यानी कि उसका जो एनर्जी लेवल है वो एक क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल है। क्वांटा यानी ये आपको वर्ड याद हो रहा होगा, प्लांक्स ने वर्ड यूज़ किया था एनर्जी के यूनिट के लिए क्वांटा, तो बोहर ने वही वर्ड यूज़ किया इलेक्ट्रॉन्स में कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो एक परमिटेड क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल पर एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है। अच्छा जी, बोहर्स के कुछ मेन पोस्टुलेट थे। सबसे पहले पोस्टुलेट में वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है एक सर्कुलर ऑर्बिट में। यानी बोहर के अकॉर्डिंग आपका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है आउटसाइड द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस अंदर की तरफ है और आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की तरफ है और वो उधर उसके गिर्द मूव कर रहा है। और मूव किस में कर रहा है? एक सर्कुलर ऑर्बिट में। अब ऑर्बिट क्या होते हैं? सबसे पहली चीज़, ये वर्ड ऑर्बिट क्या है? तो ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट वो पाथवे है, वो रास्ता है जिस पर आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है। यानी आप कह सकते हैं ऑर्बिट क्या है? इट इज़ द पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच इट रिवॉल्व, जिस पर वो रिवॉल्व कर रहा होता है, वो रास्ता है। आउटसाइड द न्यूक्लियस के बाहर वो रास्ता है, वो पाथवे है जिस पर वो मूव कर रहा होता है। उसके बाद बोहर ने कहा कि ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी एंड अ फिक्स्ड क्वांटम नंबर। यानी बोहर ने कह दिया कि ईच ऑर्बिट यानी हर एक ऑर्बिट की एनर्जी भी फिक्स होगी। अगर आपका इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करे एक सर्कल में तो उसके
पूरे सर्कल की जो एनर्जी है वो भी फिक्स्ड है और उसका क्वांटम नंबर भी, उसका क्वांटम नंबर बेटा अगर मैं आपको कहूँ कि क्वांटम नंबर सेम ऐसा है जैसे एक आपके घर का होम एड्रेस होता है, लाइक दैट जिस घर में मैं रहती हूँ अगर उसका घर का एड्रेस A1 है तो वो मेरा क्वांटम नंबर है, वो क्या है, मेरा क्वांटम नंबर है। अगर आप कहीं रहती हैं, आपके घर का एड्रेस A2 है तो बेटा आपका क्वांटम नंबर क्या है, A2। तो क्वांटम नंबर एटम इलेक्ट्रॉन के घर को रिप्रेजेंट करता है। तो बोहर ने दो बातें बता दी। बोहर ने अपने पहले पोस्टुलेट में ही इतनी सॉलिड बात की कि उसको हर एक ने एक्सेप्ट किया। एक उसने बात क्या की कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में। कैसे, सर्कुलर ऑर्बिट में, यानी एक दायरा नुमा। उसने उसको उस सर्कल को क्या नाम दिया, ऑर्बिट का नाम दिया। फिर उसने क्या कहा कि ऑर्बिट की दो चीज़ें फिक्स्ड हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होंगी। एक उसकी एनर्जी वो सेम है और दूसरा उसका क्वांटम नंबर को मैंने आपको किससे डिनोट करवाया है, इसको मैंने तशबीह दिया है विद द होम एड्रेस, घर के एड्रेस से, कि जैसे आपका घर का एड्रेस जो है उसी तरह एटम का जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स जिस ऑर्बिट पे मूव करते हैं उसको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर। इसके बारे में हम बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे जब हमने आगे क्वांटा पढ़ने होंगे। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अपनी सेकंड पोस्टुलेट में उसने बात की कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के बाहर मूव कर रहा है, ठीक है। वो कहता है जब तक वो एक ही ऑर्बिट में मूव कर रहा है, यानी एक, जैसे आप देखते हैं यहाँ पे मैंने एक न्यूक्लियस बनाया, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन बनाया और ये सर्कल में मूव कर रहा है। वो कहता है कि जब तक ये सर्कल में मूव कर रहा है ना, अपने ही ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ना तो ये एनर्जी को एमिट करेगा ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, यानी ना ही एनर्जी बाहर निकालेगा, रेडिएशन बाहर निकालेगा, ना ही वो जज़ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अगर तो वो मूव करता है अपने ही ऑर्बिट में, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इस डायग्राम में मैंने दो इलेक्ट्रॉन बनाए हुए हैं। अगर मैं ये जूम करके आपको दिखा सकूं तो ये इनका न्यूक्लियस है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अपने इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है। काइंडली इस इलेक्ट्रॉन को मत देखिएगा, इस इलेक्ट्रॉन को अभी मत देखिएगा, आप इस इलेक्ट्रॉन को देखें। ये अपने इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है। अगर मैं इसको नाम दे दूं 2 का और इसको नाम दे दूं 1 का, तो आप देख रही हैं एक ऑर्बिट जो है अपने ही एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऑर्बिट 1 के अंदर, एक मूव कर रहा है ऑर्बिट 2 के अंदर। जब तक ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो ना ये रेडिएशन एमिट कर रहा है ना ही एब्जॉर्ब कर रहा है, और जब तक इलेक्ट्रॉन नंबर 2 भी सेकंड ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ना ये एमिट कर रहा है ना ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। हाँ, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो हाई एनर्जी लेवल पर है, याद रखिएगा जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ते जा रहे हैं उनका एनर्जी लेवल भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। जब आपका ये इलेक्ट्रॉन जंप करके 2 से ऑर्बिट नंबर 1 में आएगा, 2 से ऑर्बिट नंबर 1 या 1 से जंप करके ऑर्बिट नंबर 2 में आ रहा है, यानी आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके आपके सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, या आपका सेकंड ऑर्बिट जो है वो जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है। तो इस सूरत हाल में आपकी जो एनर्जी है या तो एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी। अब एक बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि जब बेटा आप लोगों ने क्लास फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जंप करना होगा, यानी आपने कहाँ जंप करना है, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में, यानी आपने जंप करना है 1 से 2 में। तो आप मुझे खुद बताएं, आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, एनर्जी कम चाहिए होगी। ऑब्वियसली आपका क्लास लेवल बढ़ रहा है, आपको उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है ऑर्बिट 1 से 2 की तरफ, यानी बड़ी एनर्जी लेवल की तरफ, तो वो एनर्जी को क्या कर रहा होता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, एनर्जी जज़ब कर रहा होता है, उसको और एनर्जी चाहिए होती है, वो उसे एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और जब बेटा आपने अगर सेकेंड ईयर से फर्स्ट ईयर में मूव करना है, फर्स्ट ईयर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जब आपने किस में मूव करना है, सेकेंड ईयर से फर्स्ट ईयर में, आपके पास ऑलरेडी उसकी इतनी नॉलेज होगी कि जब टीचर आपको पढ़ा रहा होगा आप खुद ब खुद आंसर दे रहे होगे, यानी रिलीज़ कर रहे होते। तो जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है
हाई लेवल से लो लेवल एनर्जी की तरफ, यानी ऑर्बिट नंबर 2 से ऑर्बिट नंबर 1 की तरफ मूव करेगा, तो वो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। तो मैंने दो चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी कि एनर्जी रिलीज़ उस वक्त होगी जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से आएगा, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आएगा, यानी ऑर्बिट नंबर 2 से ऑर्बिट नंबर 1 की तरफ आ रहा है, उसको एनर्जी वो जो है अपने अंदर की एनर्जी निकालेगा, रिलीज़ करेगा। जबकि एनर्जी एब्जॉर्ब वो कब करेगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है लो एनर्जी से आ रहा हो, जा रहा हो किसकी तरफ, हाई एनर्जी की तरफ जा रहा हो, या आपका इलेक्ट्रॉन छोटे ऑर्बिट से बड़े ऑर्बिट की तरफ जा रहा हो, छोटे ऑर्बिट से बड़े ऑर्बिट की तरफ जा रहा हो, तो फिर वह एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो बोहर ने इसी बात को अपने थर्ड पोस्टुलेट में कैसे एक्सप्लेन किया, उसने कहा कि नाउ द एनर्जी गैप अकर, अब जब वो एनर्जी निकालेगा या एनर्जी ऐड करेगा, अब एनर्जी गैप जो है वो क्रिएट हो रहा है। उसने उस एनर्जी गैप को, उस एनर्जी चेंज को डेल्टा ई से रिप्रेजेंट किया। आप सबको पता है ये डेल्टा जो है ये चेंज इन का साइन है, जब भी किसी चीज़ में चेंज आता है तो हम डेल्टा लगा देते हैं। तो डेल्टा ई किसको डिनोट करा है, E2 माइनस E1 को, जो कि किसके इक्वल है, HV। ये आपने प्लांक्स में याद होगा, आपने पढ़ा था कि E इज इक्वल टू एच वी के नाम से पढ़ा था, यानी एनर्जी किसकी इक्वल है, प्लांक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी के। जब चेंज इन एनर्जी आया तो बोहर ने इस ई को डिनोट कर दिया बाय डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या है, E2 माइनस E1 है, E2 माइनस E1 है, जो कि इक्वल किसके था, आपकी H इंटू वी के इक्वल था। अच्छा जी, उसके बाद उसने क्या कहा कि आपका इलेक्ट्रॉन, वही पिछली बातें थोड़ी सी रिपीट कर लेते हैं कि जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ था, कि अपने ऑर्बिट में था, यानी वो अपने घर से किसी के दूसरे घर पे नहीं जा रहा था, तो वो एनर्जी ना एमिट करता था ना एब्जॉर्ब। लेकिन जब आपने देखा कि उसने अपना घर चेंज किया, यानी अपने से बड़े घर में गया, बड़े ऑर्बिट में गया, तो उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। जब वो बड़े घर से छोटे घर में आए, यानी सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आया, तो उसने एनर्जी को क्या किया, रिलीज़ किया। अब वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं, दे हैव फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। उनके एंगुलर मोमेंटम क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, यानी उनका मोमेंटम जो होता है वो फिक्स्ड होता है। तो एंगुलर मोमेंटम वो किस पर डिपेंड कर रहा है, तो वो डिपेंड कर रहा होता है क्वांटम नंबर पर और इंटीग्रल मल्टीपल जो कि इक्वल है h/2 के ऊपर, h/2। तो यहाँ से हमें पता चला कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो इक्वल है इंटीग्रल मल्टीपल फैक्टर के। तो एंगुलर मोमेंटम आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, इट इज़ इक्वल टू mvr। तो एंगुलर मोमेंटम के नीचे मैंने mvr लिख दिया, इज इक्वल इंटीग्रल फैक्टर मैंने आपको बताया था h/2 होता है, h/2। यहाँ पर जो मैंने n लिखा है, n यहाँ पर एक्चुअली ऑर्बिट का नंबर बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट बताएगा कि ये पहले ऑर्बिट में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, पाँचवें में है, छठे में। तो ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपका ऑर्बिट 1 में होगा तो ये क्या हो जाएगा, n की वैल्यू आप वहाँ 1 पुट कर देंगे और वो h/2 हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जब बाउंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू रिमेन इन वन ऑफ दीज ऑर्बिट। जब इनमें से किसी एक ऑर्बिट में बाउंड हुए होंगे, नॉट इन बिटवीन द ऑर्बिट। आप लोगों ने हमेशा ये बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, जैसे मैंने पीछे डायग्राम में आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में होते हैं। ये कभी भी ऑर्बिट के दरमियान में, इनके सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। यानी ये जो स्पेस आप देख रहे हैं ना, इस स्पेस के दरमियान आपका इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो इस वजह से हम कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, इट इज़ क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम क्या है, इट इज़ क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। तो यहाँ पर हमारा जो बोहर है और बोहर के पोस्टुलेट्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, जो कि मैं आपके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। इस वीडियो में जो चीज़ मैंने आपको लर्न आउट करवाई है वो क्या थी, बोहर एंड बोहर के पोस्टुलेट्स, जिसमें हमने देखा कि बोहर ने बहुत कमाल की बातें बताई। यानी रदरफोर्ड जिन बातों को बताने में फ़ेल हुए, उन कॉन्सेप्ट को बोहर हमारे सामने लेकर आया, जिसमें उसने बताया कि कैसे
कि आप कैसे जो हैं किस तरह से आप लोग ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी को एमिट करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं बाय देयर मूवमेंट, बाय देयर जंपिंग। अगर वो छोटे ऑर्बिट से बड़े ऑर्बिट में जा रहे हैं या छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो वो एनर्जी को किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं, किस तरह से रिलीज़ करते हैं, ये तमाम बातें हमें बोहर ने बताई। उसके बाद बोहर ने जो था रेडियस और उसकी एनर्जी की डेरिवेशन प्रॉपर करके दिखाई, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने करेंगे। यहाँ पर अब तक के लिए इतना काफ़ी है। होपफुली आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप अपने कमेंट्स के थ्रू, अपने लाइक्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों को लेक्चर किस तरह से लगा। अगर इसमें किसी किस्म की मुश्किल हो या आप लोगों को कुछ पूछना हो मुझे ज़रूर बताइएगा, जो कि मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करूँगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।